प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे वीडियो की इस श्रृंखला में। दोस्तों, आज हम जो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है ये हमारे पास जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है उनके उनके जीवन को लेकर हमारे पास समर्पित रहने वाला है कि किस प्रकार से उनका जो जीवन परिचय रहा है या उनके अपने जो जीवन काल है उसके दौरान उन्होंने किस प्रकार से क्या क्या उन्होंने कार्य किए हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये वीडियो जो है ये हमारे पास एक प्रकार से एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहने वाला है ना, कि जो हमारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें यहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन हमारे पास पूछे जाते हैं। वैसे तो बाबा साहब का जो जीवन, बाबा साहब वो अपने आप में बहुत बड़ी है। जितना पढ़ाया जाए या जितना बताया जाए उतना ही कम होता है अपने आप में। तो बिना किसी देरी के जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं उनके जीवन परिचय से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाबा साहब जो हमारे भीमराव अंबेडकर है उनका पूरा नाम जो होता है भीमराव रामजी अंबेडकर होता है। उनका जो जन्म होता है दोस्तों वो होता है हमारे पास 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश महू में। ठीक, माता पिता जो होते हैं भीमाबाई और रामजी मालोजी सकपाल इनके पिताजी का नाम होता है। तो दोस्तों, ये हो गए इनके माता पिता के नाम, है ना, या माता पिता के नाम हो गए। जो उच्च शिक्षा है इन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी इन्होंने अपनी जो हाई एजुकेशन है वो पूरी की थी। फिर इनके निधन की बात करते हैं तो 6 दिसंबर 1956 को न्यू दिल्ली में इनका निधन हो जाता है। प्रमुख सम्मान जो होता है भारत रत्न इनको दिया गया था सन 1990 में। साथ ही इन्होंने दोस्तों अमेरिका और इंग्लैंड से अर्थशास्त्र और राजनीति में उच्च शिक्षा व डॉक्टरेट, है ना, पीएचडी और डीएससी की जो उपाधियाँ हैं वो भी इन्होंने धारण की थी यानी हासिल। अब दोस्तों, हम हमारे वीडियो की एक इम्पोर्टेंट श्रृंखला की ओर बढ़ते हैं। इनके द्वारा जो भी हमारे पास महत्वपूर्ण संस्थाएं स्थापित की गई या इनके जीवन के दौरान जो भी महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं जहाँ से अक्सर कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको लेकर हम यहाँ पे टारगेट। तो सबसे पहले दोस्तों, हमारे पास एक संस्था जो इनके द्वारा स्थापित की गई थी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन, इसकी स्थापना सन 1920 में की गई थी। फिर आता है दोस्तों हमारे पास महाड़ सत्याग्रह। तो महाड़ सत्याग्रह भी महाड़ सत्याग्रह का जो संबंध होता है दोस्तों वो होता है हमारे पास 1927 से। फिर दोस्तों इन्होंने मनुस्मृति को भी जलाया था 1927 में। फिर आता है दोस्तों हमारे पास पूना पैक्ट समझौता। जो पूना पैक्ट समझौता होता है दोस्तों वो होता है हमारे पास सितंबर 1932 में ये हमारे पास होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करते हैं, फिर दोस्तों उन्होंने एक पार्टी की स्थापना करी थी, इंडियन रीडिपेंडेंट लेबर पार्टी। इसकी स्थापना होती है 1936 में। तो इनके द्वारा इनमें 1936 में एक ये पार्टी की स्थापना की गई थी, है ना, स्वतंत्र मजदूर संघ नाम से। फिर दोस्तों हमारे पास आता है ये 1947 के दौरान जो नेहरू जी की सरकार थी उसमें सामान्यतः ये कानून मंत्री के रूप में रहे थे। फिर दोस्तों ये जो 1947 में ही जब नेहरू सरकार थी उसमें कानून मंत्री के रूप में थे, तो तब ये एक हिंदू कोड बिल लेकर आए थे। जब ये हिंदू कोड बिल लेकर आए तो इनकी बहुत ज़्यादा वहाँ पर आलोचना हुई, तब सामान्यतः ये पास नहीं हो पाया था। इस वजह से इन्होंने क्या कर दिया था, जो कानून मंत्री होता है का जो पद होता है उसे इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। फिर भारत सरकार के द्वारा इनको मरणोपरांत 1990 में भारत रत्न दिया गया। अब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तकों के बारे में हम बात करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों एक बुक होती है हमारे पास द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज़, वेटिंग फॉर ए वीज़ा, हु इज़ शूद्र, साथ ही जातियों का उन्मूलन, तो दोस्तों ये बाबा साहब के द्वारा कुछ लिखी गई इंपॉर्टेंट बुक्स थी जिनके बारे में हमने यहाँ पे बात की है। दोस्तों वो एक दौर था जब वहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा सामाजिक जो कुरीतियाँ हैं उनको सामान्यतः
सामना करना पड़ रहा था, उसके बावजूद दोस्तों उन्होंने इतनी बुक्स लिखी है, आपके सामने देख सकते हैं 32 बुक्स यहाँ पे लिस्ट है। उसके अलावा ये जो बुक्स हैं ये बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो बहुत ज़्यादा चर्चित होती है। ये जो प्रॉब्लम ऑफ रुपीज़ बुक्स है इसके ऊपर तो ये तो इनकी पीएचडी का विषय रहा था। साथ ही साथ ये जो वेटिंग फॉर ए वीज़ा, वेटिंग फॉर ए वीज़ा, ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ये इसके ऊपर इन्होंने अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। तो ये ध्यान रखना है कि वेटिंग फॉर ए वीज़ा में इन्होंने अपनी खुद की जीवन कथा या ऑटोबायोग्राफी। साथ ही साथ इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स थी हु इज़ शूद्र, जातियों का उन्मूलन। दोस्तों इसके अलावा और भी हमारे पास बहुत सारी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ये लिखी हुई है द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, द बुद्धा एंड कोल मार्क्स, है ना, इजेज ऑफ भगवत गीता, कैन आई बी ए हिंदू, क्या मैं हिंदू बन सकता हूँ, है ना, क्या मैं हिंदू हूँ, है ना, इस प्रकार से। तो इसे बहुत सारी बुक्स इनके द्वारा लिखी गई है दोस्तों। ये सारी बुक्स दोस्तों हमें इन सारी बुक्स को पढ़ने में जोर आएगा, इतनी बुक्स उस टाइम पे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई थी। तो ये इतनी सारी बुक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है जो मैंने आपको बताई है, ये आपको ध्यान रखनी है हमारे कंपटीशन एग्जाम के दृष्टि से। आगे थोड़ा सा और हम देख लेते हैं हमारे कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से। महाड़ सत्याग्रह के बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महाड़ सत्याग्रह क्या होता है। तो आप लोगों को अभी बताया था मैंने कुछ समय पहले कि महाड़ सत्याग्रह समय 1927 में महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के महाड़ शहर में शुरू किया गया था। एक प्रकार से ऐतिहासिक व क्रांतिकारी ये आंदोलन था। तो सामान्यतः वहाँ पे क्या होता था, इसे चावदार तालाब सत्याग्रह या महाड़ का मुक्ति संग्राम भी इसे कहा जाता है। तो सामान्यतः उस दौरान क्या होता था, जो हमारे पास जो दलित साथी होते थे उनको सामान्यतः क्या होता है, सामाजिक रूप से पिछड़े माने जाते थे। तो सामान्यतः उनको जैसे कोई वगैरह होते थे तो वहाँ पे तालाब वगैरह उनमें उनको पानी वगैरह पीने की छूट नहीं थी, अनुमति नहीं थी। सामान्यतः वहाँ पे जानवर पानी पी सकते थे लेकिन उनको पानी पीने की आज़ादी नहीं थी। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने क्या किया था, वहाँ पर उनको पानी पिलवाया था। तो ये हम यहाँ पे देख लेते हैं कारण और उद्देश्य क्या था। उस समय भारत में छुआछूत बहुत अधिक थी और दलितों को सार्वजनिक कुओं, तालाबों और मंदिरों का उपयोग करने की सख्त मनाही थी। तो वहाँ पे उन्होंने उनको जैसे मंदिरों में प्रवेश कराया था, साथ ही साथ जो तालाब वगैरह था वहाँ पे उनको पानी पिलवाया था। तो ये होता है महाड़ सत्याग्रह। थोड़ा सा ध्यान रखना है कब होता है, 1970। इसके आगे थोड़ा ये देख लेते हैं हम हिंदू कोड बिल क्या होता है। तो हिंदू कोड बिल के बारे में आपको बताया था अभी कि जब ये कानून मंत्री थे नेहरू जी की सरकार में 1927 के आस, है ना, 1927 में, तब इनके द्वारा हिंदू कोड बिल लेकर आया था। हिंदू कोड बिल क्या था उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो यहाँ से भी अक्सर हमसे हमारे जो कंपटीशन एग्ज़ाम है उससे वहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे समान संपत्ति का अधिकार, है ना, तो जैसे पुरुषों को तो होता ही है लेकिन लड़कियों के लिए भी ये इस तरह की चीज़ लेकर आए थे कि बेटियों तथा विधवाओं को पिता तथा पति की संपत्ति में बेटों के बराबर अधिकार देने की इन्होंने बात की गई थी। दोस्तों उस समय एक प्रकार से जब बहुत ज़्यादा पुरुष प्रधान समाज हुआ करते थे तब इन्होंने एक दूरदर्शी सोच ये लेकर आए थे कि हम क्यों ना हम महिलाओं को भी इस प्रकार के प्रावधान करें, है ना, यानी महिलाओं के बारे में सोचने वाले ये शख्स थे उस टाइम पर। साथ ही साथ इन्होंने तलाक का अधिकार से संबंधित भी, है ना, तलाक का अधिकार दिया गया था, है ना। तो पहली बार महिलाओं को कानूनन तलाक लेने का अधिकार दिया गया ताकि वह खराब या क्रूर जो विवाह उससे होता है उससे बाहर निकल सके ना। तो तलाक का पहले सामान्यतः अधिकार नहीं था लड़कियों को, महिलाओं को। तो उसके बारे में भी इन्होंने जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर होते हैं उन्होंने सबसे पहले सोचा था। एक होता है बहु विवाह, है ना, बहु विवाह के बारे में भी बहुत ज़्यादा प्राचीन समय में प्रचलन में था। तो उनके भी खिलाफ इन्होंने बोला था कि हमें इस प्रकार से बहु विवाह को भी इस प्रकार से बंद करना चाहिए। तो पुरुषों के लिए एक से अधिक पत्नियां रखने पर पाबंदी लगाई थी तथा एक समय में एक ही विवाह का नियम लागू किया जाए। साथ ही साथ विवाह और अंतर्जातीय विवाह, विधवा और अंतर्जातीय विवाह भी होना चाहिए। तो उस समय सामान्यतः विधवाओं की शादी नहीं हुआ करती थी या अंतर्जातीय सामान्यतः विवाह नहीं होता था। तो इन्होंने इस चीज़ को भी प्रमोट करने के लिए सोचा था उस टाइम पर। गोद लेने का नियम, तो सामान्यतः बच्चों को गोद लेने के नियमों को आसान तथा पारदर्शी बनाया जाए, है ना। उन्होंने इसे बताया था कि ज़रूरी नहीं कि
लड़कों को ही गोद लिया जाए तो लड़कियों को भी गोद लिया जा सकता था। तो दोस्तों ये उस टाइम की बात है कि एक इतने प्राचीन समय में भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इतनी एक दूरदर्शी सोच लेकर आए थे, है ना। तो लेकिन उस टाइम पे जो वहाँ पे मौजूद लोग थे वो अधिकांश लोग रूढ़िवादी लोग थे, है ना। तो प्राचीनतम उनकी विचारधारा थी, तो उन्होंने उन चीज़ों को सामान्यतः खारिज कर दिया था। तो इस वजह से बाबा साहब नाराज हुए और उन्होंने वहाँ पे इस्तीफा दे दिया था अपना। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीवन परिचय को लेकर हमने बात की है कि किस प्रकार से कंपटीशन लेवल पर हमारे पास यह पूछा जाता है। तो दोस्तों आपको एक बार और समरी है जो अक्सर यहाँ पे पूछ सकते हैं। एक तो ये आपको ध्यान रखना है कि 1920 में इन्होंने ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना करी थी, है ना। और उसके अलावा 20 जुलाई जो होता है 1924 इन्होंने सामान्यतः यहाँ पे बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना करी थी। महाड़ सत्याग्रह की जब बात करते हैं तो 1927 हमें ध्यान रखना है कि महाड़ सत्याग्रह, है ना, अभी हमने देखा था कि महाड़ सत्याग्रह क्या था, है ना। महाड़ जाति के जो लोग होते हैं उनको तालाब पर पानी पिलाने से संबंधित या मंदिरों में प्रवेश से संबंधित ये एक घटना थी। फिर मनुस्मृति भी इन्होंने जलाई थी, है ना, 1927 में। हो सकता है ये पूछ लिया जाए, ये कोई ज़्यादा हमारे पास खास है नहीं है सब, है ना, पूछने लायक, लेकिन ये महाड़ सत्याग्रह ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है पूना पैक्ट समझौता, है ना, ये ध्यान रखना आपको। पूना पैक्ट समझौता 1932 में हमारे पास होता है। उसके अलावा दोस्तों एक और हमारे पास इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूना पैक्ट समझौता क्या होता है इसके बारे में भी हम थोड़ा बात कर। तो आप लोगों को ये बताया था अभी कि ये सितंबर 1932 में ये जो हमारे पास समझौता होता है ये हमारे पास हुआ था। इसका वजह क्या थी वो हम देख लेते हैं। पूना पैक्ट समझौता जो सांप्रदायिक पंचायत का विरोध, तो यहाँ पे क्या होता है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा अगस्त 1932 में कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी, जिसमें दलितों के लिए हिंदुओं से अलग पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान था। तो इससे सम्मत जो महात्मा गांधी थे वो एक प्रकार से क्या नाराज थे या इसके वो खिलाफ थे। गांधी जी ने इसके लिए क्या किया था, अनशन किया था। तो इस प्रावधान को हिंदू धर्म को तोड़ने की अंग्रेजों की साजिश मानते हुए 20 सितंबर 1932 को येरवदा जो जेल होती है इसमें गांधी जी ने क्या किया, आमरण अनशन स्टार्ट कर दिया था, है ना, शुरू कर दिया। तो गांधी जी का तर्क था कि इस प्रकार से जो इनको जो दलित वर्ग होते हैं उनके लिए अलग से जो अलग से यहाँ पे निर्वाचक मंडल का बात की गई थी वो इसके पक्ष में नहीं थे। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे आमरण अनशन स्टार्ट किया था। तो फिर आगे चल करके इसका सॉल्यूशन निकाला गया था कि यहाँ पे आरक्षित सीटों में इसकी बजाय चलो ये पृथक निर्वाचन जो मंडल है उसको स्वीकार नहीं करके आरक्षित जो सीटें हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी करने की यहाँ पे बात की गई थी। तो पृथक निर्वाचन के स्थान पर दलित, जिन्हें बाद में अनुसूचित जाति कहा गया, के लिए प्रांतीय विधान मंडलों में आरक्षित सीटें जो होती हैं वो 71 होती है, उसकी संख्या बढ़ाकर 148 कर दी गई थी। तो ये हमें ध्यान रखना है कि इस प्रकार से यहाँ पे ये इस प्रकार के प्रावधान रखे गए थे। तो जो हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो पूना पैक्ट समझौता होता है ये हमारे पास अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य होता है। चूँकि महात्मा गांधी वहाँ पे उस टाइम पे मौजूद नहीं थे, तो महात्मा गांधी की तरफ से मदन मोहन मालवीय ने साइन किए थे, मदन मोहन मालवीय ने साइन किए थे। तो ये होते हैं दोस्तों हमारे पास एजुकेशन पर्पज़ से जो भी हमने पढ़ा है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो जीवन परिचय। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, है ना, लाइक करें वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।